यस हाय बच्चों, दिस साइड CACS हरीश मथारिया। लास्ट लेक्चर में कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। आ जाओ, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसको डिटेल में अच्छे तरीके से एकदम पढ़ते, मज़ा आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। कहाँ गया रे मेरा पेन? यस। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट का क्या कहना है, अच्छे से पहले एक बार समझ लेना। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है, आ जा मुन्ना। ये कॉन्सेप्ट कहता है, सब लोग साथ में हैं, ओके हाँ। ये कॉन्सेप्ट कहता है भैया अकाउंटेंट सुन। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटेंट भैया सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने ये सोचना है, प्लीज़ ध्यान देना, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने ये सोचना है कि इनकम का अकाउंटिंग कैसे होगा। इनकम मिलो चाहे ना मिलो, इनकम रिसीव हो चाहे ना हो, इनकम का अकाउंटिंग कर लेना है। जैसे ही वो इनकम अक्रू हो गया, ड्यू हो गया, लागू हो गया, एक्सपेंसेस का पेमेंट करो चाहे ना करो, एक्सपेंसेस का पेमेंट करो चाहे ना करो, आपने एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग करना है। जैसे ही वो एक्सपेंस ड्यू हो गया, लागू हो गया, अक्रू हो गया। इनकम के मिलने की राह मत देखो, एक्सपेंस के पेमेंट की राह मत देखो। जैसे ही इनकम ड्यू हो गया, अक्रू हो गया, उसकी अकाउंटिंग कर दो। एक्चुअल रिसीट की राह मत देखो, और एक्सपेंसेस के एक्चुअल पेमेंट की राह मत देखो। यानी आपने इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग करना है एज एंड व्हेन सच इनकम और एक्सपेंसेस वर ड्यू, अक्रूड और लागू हो गए, irrespective of actual receipt of income, irrespective of actual payment of expenses। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोल रहा है बेटा। यस और नो, ये बात समझ आई सभी को? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू यानी इनकम और एक्सपेंसेस दोनों की बातें कर रहा है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट दोनों की बातें कर रहा है बेटा। यस और नो, बहुत सिंपल है। इसीलिए देखो, मंथ एंड में सैलरी ड्यू हो जाती है, मंथ एंड में सैलरी ड्यू हो जाती है, बट फिर भी अगर हमने सैलरी पे नहीं किया होगा तब भी हम लोग अकाउंटिंग कर देते हैं। क्या अकाउंटिंग करते हैं? सैलरी टू सैलरी पेएबल, है ना, या सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल बोलता है भैया खर्चा ड्यू हो गया, अकाउंटिंग कर दे। खर्चा अक्रू हो गया, खर्चा लागू हो गया, अकाउंटिंग कर दे। इनकम ड्यू हो गया, अकाउंटिंग कर दे। इनकम के मिलने की राह मत देखो, एक्सपेंसेस के पेमेंट की राह मत देखो। You have to account for income or expenses as and when such income or expenses were accrued or due। Yes or no? अब एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर इफ यू सोल्ड गुड्स और ड्रॉन अ बिल, द ड्यू डेट वॉज ऑफ अदर फिनेंशियल ईयर, देन व्हाट शुड। भैया वो जो आप बात कर रहे हो ना बिल की, वो ड्यू डेट की, वो ड्यू डेट ये अक्रूवल वाली ड्यू डेट नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर में आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आएगा, वो ड्यू डेट पेमेंट की डेट है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट और अक्रूवल में जो मैं ड्यू वर्ड यूज कर रहा हूं वो दोनों सेम नहीं है। हाँ, और कोई मेरे प्यारे बच्चे को किसी को डाउट? बेटा बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना सभी ने। अक्रूवल कॉन्सेप्ट इनकम और एक्सपेंस, रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों की बात कर रहा है। ये कहता है जैसे ही कोई इनकम अक्रू हो जाए, ड्यू हो जाए, लागू हो जाए, या एक्सपेंस अक्रू हो जाए, ड्यू हो जाए, लागू हो जाए, आप उसका अकाउंटिंग कर दो। इनकम के मिलने की राह मत देखो, एक्सपेंसेस के पेमेंट की राह मत देखो। यस और नो, क्लियर है? पक्का? चलो आगे चलो। अब मैं आपको बहुत ही प्यारा एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। अक्रू और ड्यू में क्या अंतर है? काफ़ी बच्चों को इसमें पता नहीं होता है, काफ़ी बच्चे डिटेल में पढ़ते नहीं हैं, और जहाँ कहीं पे भी क्लासेस लगाती है वहाँ पे भी फटाफट से आगे आगे पढ़ा देते हैं। मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों को इशारा काफ़ी है, लेकिन समझ लो अच्छे से। अब अक्रू और ड्यू में क्या अंतर है? अब देखो, अब ये ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल ये मंथ खत्म हो गया यहाँ पे,
30 दिन का महीना है आपको समझाने के लिए। ये आज एम्प्लॉय ने काम शुरू किया, इसको 30,000 पर मंथ का सैलरी है, डेली 10 घंटा काम करता है, बरोबर है। बताओ ऑन एन एवरेज एक दिन का सैलरी कितना है? ऑन एन एवरेज एक दिन का सैलरी कितना है? 1000। 30,000 पर मंथ समझ लो, 30 दिन का महीना है तो 30 दिन की सैलरी 30,000 यानी एक दिन की 1,000। सो देयर फोर 1 डे का सैलरी 1000। एक दिन में 10 घंटा काम कर रहा है, सो एक घंटे का सैलरी कितना हो गया? 100 रुपये। एक दिन का 1,000, एक दिन में 10 घंटे मतलब 10 घंटे का 1,000, तो एक घंटे का 100 रुपये। अब ध्यान देना अच्छे से, ये एम्प्लॉय ने काम शुरू कर दिया, एक महीना काम कर रहा है, इसने 1 घंटा काम किया, बॉस के कैबिन में आ गया, बॉस बॉस मुझे सैलरी दो। बॉस बोल रहा है पागल हो गया है? उसने बोला नहीं साहब मैं बताता हूँ, 30 दिन के 30,000, एक दिन के 10 घंटे तो एक दिन का 1,000 रुपये, एक दिन में 10 घंटे तो एक घंटे का 100 रुपये। एक घंटा खत्म हो गया, एक घंटा काम कर लिया, लाओ 100 रुपये निकालो। फिर एक घंटा खत्म हो गया, फिर 100 रुपये मांगने आया, फिर एक घंटा खत्म हो गया, 100 रुपये मांगने आया। तो बॉस ने उसको समझाया भैया तूने अक्रूवल और ड्यू के बीच में फर्क नहीं समझा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सैलरी हर मिनट, हर सेकेंड, हर घंटे अक्रू हो रही है। एक घंटा हो गया 100 रुपये अक्रू हो गए, एक घंटा हो गया 100 रुपये अक्रू हो गए, एक घंटा हो गया 100 रुपये अक्रू हो गए, एक घंटा हो गया 100 रुपये अक्रू हो गए। सो सैलरी हर मिनट, हर सेकेंड, हर घंटा अक्रू हो रही है, अक्रू हो रही है, अक्रू हो रही है। लेकिन सैलरी ड्यू कब होती है? सैलरी ड्यू कब होती है? अक्रूड 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 अक्रूड। लेकिन ड्यू कब होती है? मंथ एंड। ड्यू कब होती है? मंथ एंड में। ड्यू कब होती है? मंथ एंड में। यस और नो? सो भैया तेरा बिल्कुल सही है, अक्रू हो रहा है, लेकिन इस केस में, सैलरी वाले केस में, अक्रू डेट, अक्रूवल का डेट और ड्यू डेट दोनों अलग अलग है। तो अक्रूड और ड्यू, विच एवर इज लेटर, अक्रूड और ड्यू विच एवर इज लेटर, जो बाद में आएगा। सर अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है कुछ भी, है ना, तो कॉमन सेंस अप्लाई करना है। कॉमन सेंस सभी को पता है, सैलरी मंथली पेमेंट करते हैं, यस और नो? इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट साल के पहले दिन ही हो जाता है। जो लेबर चार्जेस होते हैं जिनको डेली बेसिस पे पेमेंट करते हैं, उनको शाम में सूरज ढलने के बाद, दिन खत्म होने के बाद पेमेंट कर देते हैं। तो अगर अक्रू डेट और ड्यू डेट अलग अलग है तो विच एवर इज लेटर, उस समय हमारा वो पेमेंट ड्यू हो जाएगा, है ना। फिर आप एक्चुअल पेमेंट कभी भी करो। सो यहाँ पे सैलरी ड्यू कब होती है? मंथ एंड में। अक्रू हर मिनट, हर सेकंड हो रहा है, लेकिन ड्यू कब हो रहा है? मंथ एंड में। इसलिए मंथ एंड में जैसे ही ड्यू हो गया, मैं अकाउंटिंग करता हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कर दिया तो लिख दूंगा कैश, पेमेंट नहीं किया तो टू सैलरी पेएबल। और जिस दिन पेमेंट करूंगा, समझ लो नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को, तो मैं लिखूंगा सैलरी पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ बात समझ आई क्या? सो आज के बाद अक्रू और ड्यू में डोंट गेट कंफ्यूज। क्लियर है? पक्का? डन? होटल में खाना खाने के लिए गए, थाली ऑर्डर किया मस्त एकदम, ये आमरस, जवारी की रोटी, बाजरे की रोटी, है ना, ये सब्जी, ये दाल, ये मस्त रायता, ये एक गिलास भर के, इधर छाछ, लस्सी, पानी, सब पूरा खाना आपने ऑर्डर कर दिया। अब जैसे ही आपने, ये थाली के थे पूरे 500 रुपये, जैसे ही आपने एक बाइट खाया, वेटर आ जाता है क्या बिल लेके, साहब रुको रुको रो भैया, भैया रुको, 500 रुपये की थाली, एक बाइट खाया, लाओ 10 रुपये, और एक बाइट खाया, लाओ 10 रुपये, ऐसा बोलता है क्या? नो। अक्रू हर एक सेकेंड हो रहा है, जैसे एक बाइट खाया 10 रुपये अक्रू, 10 रुपये अक्रू, यस और नो? जैसी पूरी थाली आपने खत्म कर दी, पूरा बिल ड्यू हो गया। और काफ़ी सारे होटल्स में आप थाली खाओ चाहे ना खाओ, जैसे ही थाली आपके टेबल पे आ गई, ड्यू हो गए 500 रुपये। जैसे ही थाली आपके टेबल पे आ गई, 500 रुपये ड्यू हो गए। यस और नो? ये बात समझ आई क्या? क्लियर है? डन? सो अक्रू और ड्यू के बीच में अंतर समझ में आया? पक्की बात? चलो आगे। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है
तो प्लीज़ एक बार पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। भारी की चाय बना के पक्का ना, सोच ले, बता। डन, क्लियर क्लियर। डन, चलो आगे बढ़ता हूँ, आ जाओ आगे। सो आ जाओ। सो अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ। सो क्या कहना है अक्रूवल का? वाह, हाँ, अक्रूवल का क्या कहना है? सो रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू यानी इनकम और कॉस्ट आर अक्रूड दैट इज रिकॉग्नाइज एज दे आर अर्नड और इनकर्ड। जैसे ही इनकम अर्न कर लिया या फिर जैसे ही खर्चा इनकर कर दिया, आपने उसकी अकाउंटिंग कर देना है। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? इनकम के मिलने की राह मत देखो, कमा लिया अकाउंटिंग कर दो, फिर मिलेगी भले ही फ्यूचर में चलेगा। एक्सपेंस इनकर कर दिया अकाउंटिंग कर दो, फिर भले ही एक्चुअल पेमेंट फ्यूचर में होगा। दैट्स इट, गेम ओवर। एग्जाम्पल जो मैंने दिया उसी टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? पक्का? डन, चलो आगे। सो अक्रूवल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इफ उसको बोलना है कि नहीं एकदम ज़्यादा उकालना, वो कम उकाल के दे देती है, उन्हें ज़्यादा उकाल के दे बोलना यार। डन। अबे चाय उकालने की बात कर रहा हूँ नलाय को, और क्या उकालेंगे? डन। हाँ हाँ, थोड़ा ऐसा लग रहा है, नहीं ठीक हो जाएगा, चलता है, जीवन है, जीवन है तो तकलीफ है, तकलीफ है तो पेन है, पेन है तो गेन है। चलो आ जाओ। सो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इफ द अबव अजम्पशंस आर फॉलोड इन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स देन नो नीड टू डिस्क्लोज। मतलब जैसे सौरान अगर रेगुलर क्लास कर रही है तो मुझे सौरान के मम्मी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आंटी जी आज भी आपकी बेटी क्लास में आई थी, आज भी आई थी, आज भी आई थी, आज भी आई थी, फॉलो हो रहा है सब कुछ प्रॉपर। तो सौरान की मम्मी क्या बोलेंगी? सर एक काम करो ना, जिस दिन वो नहीं आएंगी उस दिन बोलो। समझ में आया क्या? सो इसीलिए यहां पे अगर सब कुछ प्रॉपरली फॉलो हो रहा है तो नो नीड टू डिस्क्लोजर, नो नीड ऑफ डिस्क्लोजर। अगर सब कुछ प्रॉपरली फॉलो हो रहा है तो डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है तो सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सेपरेट डिस्क्लोजर, देखो ऊपर का क्या था बेटा, अगर इफ द अजम्पशंस आर फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, इफ अबव अजम्पशंस आर नॉट फॉलोड तो आपको डिस्क्लोजर देना। ये ऐसा है बेटा, वर्टिकल है। एक सेकेंड, ये अब बता देता हूँ। हाँ, सो इफ द अबव अजम्पशंस आर फॉलोड देन नो नीड ऑफ डिस्क्लोजर। और अजम्पशन फॉलो नहीं हुआ तो डिस्क्लोजर जरूरी है। अजम्पशन फॉलो नहीं हुआ तो डिस्क्लोजर जरूरी है, और अजम्पशन फॉलो हो रहा है तो नो नीड ऑफ एनी डिस्क्लोजर। क्लियर? सो अगर अजम्पशन फॉलो नहीं हुआ तो ही डिस्क्लोजर देना है, अदरवाइज डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। यस और नो? क्लियर है? सर डिस्क्लोजर कहां देते हैं? एट द फुट नोट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के नीचू, फिनेंशियल स्टेटमेंट के नीचू, नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देते बेटा हम लोग। यस और नो? क्लियर है? पक्का? क्लियर क्लियर क्लियर? डन डना डन डन। चल ओके ओके ओके, चल आ जाओ। अब अक्रूवल वर्सेस रिसीट का क्या कहना है? कैश बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते, अक्रूवल रिसीट टोटली अपोजिट कॉन्सेप्ट है। अक्रूवल मीन्स राइट टू रिसीव और ऑब्लिगेशन टू पे। एक्सपेंस जैसे ही इनकर हो गया, एक्सपेंस जैसे ही इनकर हो गया आपको देना पड़ेगा, या इनकम जैसे ही कमा लिया तो आपको उसे रिसीव करने का अधिकार आ गया, ये अक्रूवल है। बरोबर है क्या? रिसीट मीन्स एक्चुअल में पैसा हाथ में आ गया या एक्चुअल में पेमेंट कर दिया। हम लोग रिसीट बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करते, हम लोग अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते। फर्क समझ में आया? पक्का? डन। अक्रूवल बेसिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज मर्केंटाइल, इसी का दूसरा नाम मर्केंटाइल बेसिस है। नकदी उधारी दोनों भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है, एग्जाम्पल आपने रीड करना है। देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, हा सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट, बिजनेस एंटिटी, और इसी का एक और नाम है सेपरेट एंटिटी।
सेपरेट एंटिटी और बिजनेस एंटिटी और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्का? डन 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 डन। सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेपरेट एंटिटी, बिजनेस एंटिटी और एंटिटी कॉन्सेप्ट। और इसी को ही हम लोग क्या बोल देंगे प्यार से? एंटिटी कॉन्सेप्ट, यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। सो सेपरेट एंटिटी और एंटिटी कॉन्सेप्ट और डिस्टिंक्ट एंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। शाम तेरे कितने नाम, आ जाओ। सो क्या दिया है बेटा यहाँ पे? देखना जरा, बिजनेस एंटरप्राइज। अब देखो ये कॉन्सेप्ट का क्या कहना है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार बचपन में बेसिक में भी बताया है। ये है ओनर और ये है बिजनेस, ये दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन है। सर सेपरेट सेपरेट पर्सन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तब आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है। ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया मतलब ओनर के जेब से कैश कम हो गया, लेकिन बिजनेस में बढ़ गया ना, तो हम लोग ओनर को चूल्हे में डालो, ओनर के जेब से कैश कम हो गया वो नहीं देखना है, बिजनेस में बढ़ गया ये देखना है। सो वाइल डूइंग एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यू हैव टू थिंक from the point of view of business and not from the point of view of any other third person in this world, yes or no? So अगर आप ऐसे अकाउंटिंग कर रहे हो that means आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो। अगर आप ऐसे अकाउंटिंग कर रहे हो मतलब आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, yes और no? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? डन? क्लियर है? सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का बहुत सिंपल सा कहना है कि भैया ओनर तेरी अकाउंटिंग अलग अलग, बिजनेस की अलग अलग, और जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में मत लेके आओ, ओनर की पर्सनल इनकम बिजनेस में नहीं आनी चाहिए, ओनर की पर्सनल असेट बिजनेस में नहीं आएगी, ओनर की पर्सनल लायबिलिटी बिजनेस में नहीं आएगी। और इतना ही नहीं, ओनर जब भी बिजनेस में कुछ देगा तो ऐसा समझेंगे कि किसी दूसरे पार्टी ने दिया है, मतलब वो हमें वापस करना पड़ेगा, मतलब ये लायबिलिटी रहेगी, इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। सिंपल, एक वर्ड में लॉजिक है। जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी में दिखाते हैं, यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? डन? सो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स और पर्सनल ट्रांजेक्शन्स किसके? ओनर के, इसको अलग अलग रखो, दैट्स इट। बरोबर है? मेरे एक दोस्त ने कॉफ़ी शॉप ओपन किया, मैं उसकी शॉप पे मस्त जाके कॉफ़ी पी के आ गया और बगैर बिल दिए निकल ही रहा था, तो दोस्त बोला, ए सुन हरीश, इधर आ इधर आ, कॉफ़ी पिया ना, पैसा कौन देगा? मतलब भाई दोस्त की तो दुकान है, तो भैया दोस्ती अलग धंधा अलग, ऐसा वर्डिंग आपने सुना होगा ना, दोस्ती अलग धंधा अलग। तो भैया दोस्ती दोस्ती की जगह पे, धंधा धंधे की जगह पे, मतलब उसने अपने आप को यानी ओनर को यानी दोस्ती को अलग रखा और धंधे को अलग रखा। भैया पैसा मेरे से ले ले, लेकिन यहाँ पे काउंटर पे पैसा देख के जा, यस और नो? क्लियर है? सो यही वो कॉन्सेप्ट है जिसने ओनर और बिजनेस को और बिजनेस से दुनिया के बाकी सारे पर्सन को जुदा कर दिया। इसी के लिए ओनर की पर्सनल असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस बिजनेस में नहीं लेते, इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। इसीलिए प्रॉफिट जब भी होता है तो प्रॉफिट किसका? मालिक का, तो प्रॉफिट देना पड़ेगा, इसीलिए प्रॉफिट को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। लॉस हुआ तो कैपिटल से लेस कर देते हैं, यस और नो? यस नो बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, वन सेंटेंस और ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, यस और नो? कैसे भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट पूरा समझ के ले लो, यस और नो? चल आगे बढ़ते। इम्पैक्ट ऑफ द अबव कॉन्सेप्ट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को सेपरेट रखना है, एक एग्जाम्पल दे दिया है, दैट्स इट। अकाउंटिंग एंटिटी, एंटिटी फॉर विच द अकाउंटिंग इज टू बी मेड। अब बिजनेस मतलब यहाँ पे कौन है? ये वो अकाउंटिंग एंटिटी है जिसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना? अब ध्यान देना, बिजनेस यूनिट इटसेल्फ दैट इज सोल प्रोप्राइटरी फर्म रहो, पार्टनरशिप रहो, चाहे कोई कंपनी रहो, चाहे कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहो, या डिफाइंड पार्ट ऑफ बिजनेस रहो, कोई डिपार्टमेंट रहो, कोई कॉम्बिनेशन रहो, चाहे कुछ भी रहो, बिजनेस का कोई डिपार्टमेंट भी रहा तो उसे सेपरेट पर्सन ट्रीट करेंगे, यस और नो? और नॉन बिजनेस अंडरटेकिंग जैसे ट्रस्ट, क्लब, रिलीजियस बॉडी, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मतलब ये नॉन बिजनेस अंडरटेकिंग है, यस और नो? पक्का? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? डन? चलो आगे। पक्का?
चल आगे बढ़ते। इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग, इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग। चल देखो, एंटिटी कॉन्सेप्ट हैज़ द फॉलोइंग इम्पैक्ट फॉर अकाउंटिंग। ठीक, क्या इम्पैक्ट रहेगा? बिजनेस के व्यू पॉइंट से अकाउंटिंग करना है। सर बिजनेस का व्यू पॉइंट यानी जब भी इनकम एक्सपेंस असेट लाइबिलिटी की बात करेंगे, जब भी असेट बढ़ती है तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। असेट कम हो रही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम बढ़ रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, ओनर के जेब से कैश कम हो गई लेकिन बिजनेस में बढ़ गई ना, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और अकाउंटिंग करो, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एंड दूसरा, ओनर बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है जैसे कैपिटल का, प्रॉफिट का, वो सारे ट्रांजेक्शन्स का यहाँ पे हमने जो मैंने अभी ओरली बोला था वही चीज़ मैंने टेबल में दिखा दिया। यस और नो, क्लियर, पक्का, डन। उसके बाद ओनर वर्सेस बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओनर्स पर्सनल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, ओनर ने पर्सनली घर पे कुछ भी खरीदा होगा और अगर बिजनेस से कुछ भी नहीं लेके गया पैसा वगैरह, अगर बिजनेस से पैसा लेके गया होगा तो ड्राइंग में आएगा, लेकिन ओनर ने पर्सनल खुद के पैसों से खुद के घर के पर्पस के लिए कुछ खरीदा या बेचा, कुछ किया, तो वो बिजनेस के बुक्स में नहीं आएगा। रीजन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। पेमेंट टू ओनर वर्सेस पेमेंट टू अदर। ओनर को अगर पेमेंट किया तो हम लोग ड्राइंग बोल के डेबिट कर देते, और बाकी बिजनेस के एक्सपेंसेस का पेमेंट किया तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस का अकाउंटिंग हम लोग डेबिट करने वाले। यस और नो, क्लियर, पक्का। चलो आगे। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को 15-15 मिनट तक पढ़ रहे बेटा। क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। और द एंटिटी कॉन्सेप्ट गिव्स द मीनिंग टू द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। इसी कॉन्सेप्ट ने जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम का जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको एक आधार दिया है, एक मीनिंग दिया है। इसीलिए देखो, इक्विटी लाइबिलिटी दोनों लाइबिलिटी साइड में दिखा देते हैं हम लोग, और इज इक्वल टू राइट साइड में सारी बिजनेस की असेट। ओनर की पर्सनल असेट नहीं आती यहाँ पे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, आपने वो ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है विच यू कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ। बाकी और कोई ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है हमारे लिए? मनी। पहले क्या करना है? क्वांटिफाई करना है। देन इनेबल द, इसकी वजह से क्या होता है? इट इनेबल द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। जब हम लोग किसी चीज़ को क्वांटिफाई करते हैं, मैंने इतने में लाया था और इतने में बेचा, तब कहाँ जाके हम लोग प्रॉफिट निकाल पाते हैं? ये सेल प्राइस, ये परचेस प्राइस, तब कहाँ जाके प्रॉफिट निकाल पाते हैं? तब कहाँ जाके फिनेंशियल पोजीशन निकाल पाते हैं? यस और नो। रूलिंग करेंसी कौन सी रहेगी? जो भी कंट्री के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी यानी रूलिंग करेंसी बोली जाएगी, और वो रूलिंग करेंसी के अंदर में ही आपने ट्रांजेक्शन्स को मेजर करना है। भारत की बात करूँ तो रुपी, यूएस की बात करूँ तो यूएस डॉलर, यूके की बात करूँ तो यूके डॉलर, दुबई की बात करूँ तो दिरम, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इंडिया की बात करूँ तो इंडियन रुपी। जस्टिफिकेशन फॉर द ऑफ मनी मेजरमेंट, अब ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी मेजर्ड इन द मॉनिटरी टर्म्स इन मनी और मनी इज वर्थ। मैनेजरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल मस्ट शेप इन द मॉनिटरी टर्म। अब ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए दुनिया के अंदर के सारे धंधे चल रहे हैं। सोचो, पैसा नाम की कोई चीज़ नहीं रहती तो लेन देन नहीं रहता, लेन देन नहीं रहता, ट्रांजेक्शन नहीं रहते, ट्रांजेक्शन नहीं रहता, अकाउंटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं सर, बार्टर सिस्टम रहता ना, बार्टर, बट बार्टर के अंदर में भी हम लोग कीमत तो लगाते थे। सो ट्रांजेक्शन्स आसान हो गए मनी की वजह से। इट इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स। यस, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन मनीज वर्थ में प्रोवाइड कर देते। जैसे आज हम लोग बोलते हो कंपनी का वैल्यूएशन 50,000 करोड़ है, इसका 10,000 करोड़ है, कैसे क्या निकाल दिया? देखो कितना आसान हो गया। नहीं तो वो नहीं तो ये कितना कठिन रहता बोलना। उस कंपनी में एक प्लांट एंड मशीन है, 4 कारें हैं, 50 बिल्डिंग है, ये है, बोलते बोलते शाम हो जाती। डायरेक्ट एक सेंटेंस में ख़त्म कर दिया, उसका वैल्यूएशन 50,000 करोड़ है। यस और नो। नहीं तो एक एक असेट का नाम लेते बैठो, एक एक लाइबिलिटी का नाम लेते बैठो। यस और नो। उससे अच्छा डायरेक्ट मनीज वर्थ में हमने बोल दिया, जस्टिफाई हो गया और कुछ नहीं। इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स है, कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ लोगों की इसके ऊपर नाराज़गी है। पहला, वैल्यू ऑफ मनी समय समय पे चेंज होते रहती है। आज का 100 रुपया यानी 1 साल बाद का मे भी 110 रुपये, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में 10% है। सो आज का प्रेजेंट वैल्यू के 100 रुपये ने फ्यूचर वैल्यू के 110 है। देखो अब मनी की वैल्यू यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। सेम 100 रुपये की आज की वैल्यू और सेम 100 रुपये की 1 साल बाद की वैल्यू 110 हो गई। तो ये पहला डिसएडवांटेज है।
एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द करेंसी, एग्जाम्पल रुपी इन रिलेशन टू द अदर करेंसी इज नॉट कांस्टेंट ओवर अ टाइम पीरियड। हर बार रुपीज़ और डॉलर का जो भी रेट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। रुपी और बाकी आपका मान लो कोई येन है, यूरो है, तो उसका रेट कांस्टेंट नहीं रहता है। ये दूसरा डिसएडवांटेज है, समय समय पे चेंज होते रहता है। इसीलिए अगर अक्रॉस द बॉर्डर है ना, आउट ऑफ इंडिया अगर कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ तो फॉरेन एक्सचेंज में गेन या लॉस होता है, उसका भी अकाउंटिंग अलग से करना पड़ता है क्योंकि ये रेट चेंज हो रहे हैं, दूसरा डिसएडवांटेज है। और लास्ट, मेनी मटेरियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, ये हम लोग पैसों में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। धीरू भाई अंबानी भगवान जी के पास चले गए, बहुत ही खतरनाक इवेंट था, बहुत नुकसान हुआ रिलायंस को, बट बोलो अकाउंटिंग कर पाए इसका? नो। ये तीसरा डिसएडवांटेज है। क्लियर है? पक्की बात? डन। एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखना है मुन्ना, यहाँ तक किसी को डाउट? Impact of accounting. As per money measurement concept, only those transactions which are capable of being measured in terms of money वो ही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। ट्रांजेक्शन्स जिसको मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हम लोग, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। डन। एंटिटी और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन विच द प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट, बाकी कॉन्सेप्ट डिपेंड करते हैं। यस और नो, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट। क्लियर? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो प्लीज़ पूछो बेटा। एक बच्चे ने बोला सर हाउ टू प्रिपेयर दिस कॉन्सेप्ट इन द समरी नोट्स। ये लो अभी बता देता हूँ। ये ऐसा लिखने का, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई है, we can record only those transactions which we can measure in terms of money. दूसरा, यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आसानी हो गई, ईज हो गया। किस चीज़ में बेटा? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन जानने में। बरोबर है क्या? उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म लिख देना, 3 क्रिटिसिज्म के जो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए अभी। दैट्स इट, हो गया कॉन्सेप्ट समरी में। क्लियर है अथर्व? डन 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 डन। ओके, बता दो बेटा। सौरान लेता हूँ, बता दो वो भी। आ जाओ, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहना है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक चीज़ समझ लो, बिजनेस का जो इनफाइनाइट लाइफ है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से आगे आने वाला है, डोंट वरी। बिजनेस का जो इनफाइनाइट लाइफ है, तो हम लोग बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए इनफाइनाइट लाइफ तक वेट नहीं करने वाले हैं। हम लोग बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन जानने के लिए इनफाइनाइट लाइफ तक वेट नहीं करेंगे। कोई भी काम का रिजल्ट कब आता है? जब वो काम खत्म होता है। बिजनेस का रिजल्ट कब आएगा? बिजनेस खत्म होगा तब। तो क्या धीरू भाई अंबानी प्रॉफिट जाने बगैर ही ऊपर चले गए? नो। सो हम लोग बिजनेस की लाइफ खत्म होने की राह नहीं देखेंगे। उस इनफाइनाइट लाइफ को हमने 12 मंथ के इंटरवल में तोड़ दिया, 12 मंथ के पीरियड में तोड़ दिया। उसी पीरियड को हम लोग प्यार से अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, फिनेंशियल ईयर बोलते हैं। यस और नो? कितना आसान हो गया। हर बार 12 महीने हो गए, बिजनेस तो चल ही रहा है। 12 महीने हो गए, फिनेंशियल पोजीशन ऑपरेटिंग रिजल्ट देख लो। 12 महीने हो गए, फिनेंशियल पोजीशन ऑपरेटिंग रिजल्ट देख लो। बिजनेस चल रहा है, बिजनेस बंद नहीं हुआ। एक कट ऑफ डेट मिल गई हमें। यस और नो? क्लियर? पक्का? डन डना डन। चलो आगे। ओके, आ जा मुन्ना, आ जा। आगे बढ़ते बेटा इसी में। सो पीरियोडिसिटी हमने देख लिया। सो क्या कहना आ रहा है बेटा इसका? एज पर गोइंग कंसर्न बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, इसीलिए हमने उस इनफाइनाइट लाइफ को डिवाइड कर दिया इन स्मॉलर टाइम यूनिट, और उसी स्मॉलर यूनिट को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड।
हेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एंटिटी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं फिनेंशियल ईयर के एंडिंग में, उसी को हम लोग अकाउंटिंग और फिनेंशियल पीरियड बोलते हैं, एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी। इसीलिए बिजनेस का लाइफ खत्म होने के बाद में फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए जाते, बिजनेस के लाइफ में 12 मंथ बाद जनरली, उसी को हम लोग प्यार से फिनेंशियल ईयर बोलते हैं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है किस चीज़ में, कंपैरिजन करने में। बिजनेस शुरू हो गया, पिछले साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, इस साल के भी बना लिए, दो अलग अलग पीरियड के एक ही एंटिटी के दो अलग अलग पीरियड के फिनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, तो कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है कि नहीं दिया है समझ में आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस फिनेंशियल पोजीशन समझने में आसानी हो जाएगी। मैचिंग पीरियोडिक रेवेन्यू विद द पीरियोडिक एक्सपेंसेस, सर इसका मतलब रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेस कहीं ना कहीं पीरियोडिसिटी है क्या? हाँ, क्योंकि रेवेन्यू मैचिंग क्या बोलता है, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। सो पीरियड कहाँ से आएगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से, यस और नो। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट्स इन फॉलोइंग दिस 3 पॉइंट्स। एक्सपेंस क्लासिफिकेशन, ये तो गोइंग कंसर्न भी इसके पीछे की वजह है और कैपिटल भी है। बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिल रहा है, कैपिटल आइटम, अदरवाइज रेवेन्यू आइटम, यस और नो, क्लियर है। आगे गोइंग कंसर्न में वापस आने वाला है कि कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू तीनों भी। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या है, बेसिकली ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट हम लोगों को इसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलता है, इसीलिए मैं इनको डेफर्ड यानी पोस्टपोन करना, बेनिफिट पोस्टपोन कर दिया। कटरीना कैफ को एडवर्टीजमेंट के 10 करोड़ दे दिए, बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, मतलब इस बार एडवर्टीजमेंट के 10 करोड़ मत दिखाओ, 2 ही करोड़ दिखाओ, बचा हुआ 8 करोड़ डेफर, अगले साल 2 करोड़, बचा हुआ 6 करोड़ डेफर, यस और नो। सो हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, पक्का, डन। जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो फाइनल अकाउंट में देखेंगे हम लोग कि एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं इनकम से, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और ट्रेडिंग अकाउंट से, जो भी रहेगा रिस्पेक्टिव आइटम। क्लियर, यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें समझ में आए बेटा, डन, पक्का। यहाँ तक एनी स्टूडेंट्स, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, पक्का, क्लियर है बेटा, पक्का, डन, ओके।